हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमें ज़रार खोड़ो हमारे तीसरे साथी जिन्हें कोविड पॉजिटिव है मगर अब बेहतर हैं, आज हम वो स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेलकम ज़रार बैक टू दिस। हाँ, आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत काबिल शख्स जो कि प्राइवेट सेक्टर से होता है वो हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है तो उसको बहुत मसाइल होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब गुज़िश्ता साल मई में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़े फ़ैनफेयर के साथ अनाउंस किया कि उन्होंने FPR यानी जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है हमारा इदारा, उसके लिए शब्बर ज़ैदी साहब को, जो कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी A.F. फर्गूसन के सीनियर पार्टनर भी थे, उनको एज चेयरमैन लेकर के आ रहे हैं। वो आए और 5.5 से 6 महीने बाद अचानक वो छुट्टी पर चले गए और उसके बाद ये ख़बरें आई कि वो शायद वापस ज्वाइन नहीं कर रहे और ऐसा ही हुआ। उनकी जगह एक और चेयरमैन आ गई, उनको भी हटा दिया गया। अब से 2-3 रोज़ से शब्बर साहब बहुत न्यूज़ में इन हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ट्राई किया FPR को रिफ़ॉर्म करने का, उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को रिफ़ॉर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू बढ़े, रिफ़ॉर्म्स आएँ मुख्तलिफ़ सेक्टर्स, और मगर उन्होंने कहा कि वो इस बारे में नाकाम हो गए। उन्होंने कहा बावजूद इसके कि इमरान ख़ान ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया मगर जो सो कॉल्ड अशराफिया है उसने उसकी तरफ से जो रेजिस्टेंस आई तो उससे वो मायूस हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपकी जो पोस्ट हैं उससे ख़ासे मानी भी पहनाए गए कि जनाब शब्बर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने ही शब्बर ज़ैदी साहब को माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से रोका। आपने ट्वीट के थ्रू तो उसकी वजाहत की मगर दोबारा से अगर आप बता दें क्या ऐसी कोई बात हुई? देखिए, पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और मैं आप लोगों के साथ बड़ी मुझे खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोगों के साथ मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला। मैंने 2 इसमें अपने एक दोस्तों के ग्रुप पे 2 व्हाट्सएप किए थे, जी जिसकी बुनियाद पर ये सारा आप सुन रहे हैं। अच्छा, उस दोनों व्हाट्सएप में मैंने एक व्हाट्सएप में एक मिसरा कहा था और एक व्हाट्सएप में एक शेर कहा था। जी। तो मैं दोनों उसको दोहरा देता हूँ, वो शायद मेरी सारी कहानी को वाज़ेह कर देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसमें पहले वाले मैंने लिखा था, पहले वाले व्हाट्सएप में कि हर हर गम हर हर गम है इस दिल में बजुज़ हर दाग है इस दिल में बजुज़ दागे नदामत। दूसरे में मैंने लिखा था, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो क़र्ज़ भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जी तो दोनों, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया और ना कभी उन्होंने मेरे किसी काम को जो मैं करना चाहता था किसी सेक्टर के ख़िलाफ़, किसी ज़ात के ख़िलाफ़, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका। और दूसरी बात ये है कि बल्कि उन्होंने मुझे पूरी तरह एनकरेज किया कि जो मैं करना चाहूँ वो मैं करूँ, और उनका मुझे 100% सपोर्ट हासिल रहा। और मैं आप बांगे दौहल ये कहना चाहता हूँ कि मैं इमरान ख़ान साहब से वाकिफ़ था पिछले 30-35 साल से, मगर आप 5.5 महीने काम करने के बाद अब मैं सही उनका बहुत सीरियस और बहुत बड़ा सपोर्टर और हमदर्द बन के सामने आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका पैशन, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी सिंसियरिटी पे कम से कम तो मुझे तो कोई डाउट फिर अगर सूरत हाल ये है तो 5.5-6 महीने बाद ही वो क्या वजूहात थी मोटी मोटी कि आप बेबस हो गए और आपको जो है घर वापस आना पड़ा? ये हम समझना देखिए, चाह रहे हैं। मैं मैंने ये अपनी पोस्ट में भी लिखा था कि पाकिस्तान जो है उसको अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या, उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान एक एलीट कैप्चर के अंदर आ चुका है। एक अशराफिया का एक तबका है जो बिजनेसमैन भी है, जो MPA भी है, जो MNA भी है, जो वो पाकिस्तान में किसी भी बड़ी बुनियादी तब्दीली के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सारा दिन वो टीवी पे बैठ के
और प्रोग्राम मुख्तलिफ तबसरों में और ड्राइंग रूमों में और बड़े बड़े क्लबों में बैठ के गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की बुराई करते रहते हैं, मगर जब आप उनके जेबों पर या उनके कारोबार पे हाथ डालें तो आपको बहुत स्केलेटन नज़र आते हैं अंदर से। वो जो माफियाज हैं जो कि अशराफिया की हैं, जो आम आदमी को नज़र नहीं आती, वो और जो प्रोफेशन में वकला हजरात हैं टैक्स के, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हजरात हैं टैक्स के, वो लोग और मीडिया उसकी सपोर्ट में कुछ मीडिया के लोग भी आ जाते हैं, वो मेरे जैसे आदमी की ज़िंदगी इस्लामाबाद में अजाब कर देते हैं। शब्बर साहब, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ऑब्वियस किस्म की चीज़ें हैं जो आप अगर एफबीआर के चेयरमैन ना भी बनते तो जाहिर है कि आपके सामने थी। बहुत ही ऑब्वियस किस्म की चीज़ें हैं। तो वही अंदर जाके क्या आपको मालूम होगा। देखिए मैं थोड़ा बात को एक्सप्लेन करूँ। देखिए बात ये है कि जब मैंने प्रोसीडिंग शुरू की ट्रेडर्स के खिलाफ CNIC की, ठीक है, आपको याद होगा बिल्कुल, तो तमाम ट्रेडर्स, पूरा पाकिस्तान का ट्रेडिंग तबका मेरे खिलाफ हो गया। उन्होंने मेरे पास जो कुछ भी, और मुझे उसकी उम्मीद थी, कोई ऐसी मुझे परेशानी नहीं थी। सिमिलरली जब मैंने रियल एस्टेट के अंदर डिफरेंसेस के ऊपर हाथ डाला, उस पर सारा रियल एस्टेट सेक्टर मेरे खिलाफ हो गया। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी, मगर जब मैंने ये देखा कि उन लोगों ने मुझे ज़ात पर, मेरे किरदार पर, मेरी पुरानी फार्म पर और चीज़ों पर मुझे परेशान करना शुरू किया, और इस हद तक परेशान में हो गया कि मैं 5.5 महीने में अपने किसी भी इस्लामाबाद में कोई दावत में, किसी फंक्शन में नहीं जाता था, क्योंकि हर चीज़ का मोटिव असाइन किया जाता था। अगर आप मेरा पूरा 5.5 महीने का दौर देखें तो शायद मेरा कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था जिस पे मेरा नाम नहीं चल रहा हो किसी न किसी रेफरेंस से, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। तो ये चीजें मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। और उसके बाद फिर शब्बर साहब, अच्छा मैं आपको एक और मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं, जाहिर है कि देखें एफबीआर और टैक्सेशन तो एक मेन चीज होती है। इसको रिफॉर्म करने के लिए तो सबको पता है कि बहुत लॉबीज हैं और बहुत रुकावटें आपके राह में डाली जाएंगी। आप ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पूरी सपोर्ट आपको हासिल थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप यकीनन आप ये सारे मसले उनके पास भी ले गए होंगे कि जी देखिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, आपकी विजन को मैं पूरा करना चाह रहा हूँ, और ये ग्रुप्स और ये लोग मेरे इस राह में रुकावटें डाल रहे हैं, तो वहां से आपको वो मैसेज नहीं मिला कि आप लगे रहे, मैं और पूरी हुकूमत आपके साथ है? देखिए मैं आपको एक केस का मिसाल देता हूँ। अगर आपको याद हो कि तो हमने ट्रेडर्स के लिए CNIC का सिस्टम लेकर आए थे, और वो शायद पाकिस्तान में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो शायद उससे बेहतर सिस्टम नहीं हो सकता। ये ट्रेडर्स ने उसको पूरी तरह अपोज किया, मैं उसके साथ रहा। इमरान खान साहब ने 100% मेरा साथ दिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पे फजलुर रहमान साहब का धरना शुरू हो गया। उसके बावजूद मैंने और इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम उसमें मौजूद रहेंगे, ठीक है। मगर उसके बाद जब अब मैंने ये नोट किया है, जो मैं आज तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, कि जब आप किसी आदमी की ज़ात और सिस्टम से उसकी में नहीं ख़राब कर सकते तो उसके ज़ात पे आप हमले करने शुरू कर देते हैं। जब मैंने एफबीआर के चेयरमैन का केस संभाला तो मुझे ये बताया गया कि मैं टैक्स पेयर ही नहीं हूँ, और पाकिस्तान की एक बहुत पढ़ी लिखी MNA साहिबा ने कहा कि मैं तो 3 साल से मैंने टैक्स ही पे नहीं किया, और उसने कहा कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं बहुत बड़ी फर्म से आया हूँ और मैं उनके क्लाइंट को सेफगार्ड करता हूँ। और मुझे बाद में ये पता लगा कि वो जो केस हुआ उसको फाइनेंस हमारे लोगों ने किया। मतलब हमारे लोगों का मतलब ये है कि बिजनेसमैन, हमारे प्रोफेशनल्स ने उसको फाइनेंस किया। जब इसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे फार्म के कुछ रेगुलर रिफंड्स इशू होते हैं, वो रिफंड इशू हो गए, तो मुझे पता लगा कि एक MNA साहिबा जो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि शब्बर साहब ने अपने 5 क्लाइंट्स को ये रिफंड दे दिए। मुझे पहली बात तो मैं फैक्ट्स पे जाना नहीं चाहता, मगर ये जो उन्होंने किया वो वैसे ही आइन के खिलाफ था। 62-63 के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कैसे पबलिक हुई, मगर मैंने वो चीज़ भी बर्दाश्त कर ली। मगर मैं जब इसके बाद मैंने ये देखा कि जो इस्लामाबाद का माहौल है और जो इमरान खान साहब का सपोर्ट अगर मुझे रहता है, उसके बावजूद भी जो पूरे पाकिस्तान की जो बिज़नेस की अशराफिया है, स्मगलर्स हैं,
जो आप समझिए कि जो बड़े रिटेल शॉप है, जब मैंने पीओएस लगाने की कोशिश की तो मुझे पेशावर से एक टेलीफोन आया, उन्होंने कहा जी आप पीओएस नहीं लगा सकते। रसूलुल्लाह साहब, मैं इस्लाम एफबीआर के घर दफ्तर से अपने घर में जाता था, मेरे आगे 2 रेंजर की जीपें होती थी, 2 आगे पीछे। ये चीज़ें मेरी ज़ात के लिए मुझे एक बर्डन था, और वो चीज़ इतनी मेरे एंग्जाइटी मेरे डेवलप हो गई कि मैं सिर्फ अपनी सेहत की वजह से, और मेरी अपनी वालिदा ने मुझे कहा कि तुम अगर तुम्हारी जान का मसला है या तुम बीमार हो गए हो तो इसको छोड़ो और तुम चले जाओ। मैं वापस आ गया, और मैं निहायत शर्मिंदा हूँ कौम से भी, और निहायत शर्मिंदा हूँ इमरान खान साहब से भी, जिन्होंने मुझे पूरा मौका दिया और मैं उसको पूरा नहीं कर सका। शब्बर साहब, तो आपने अपनी पोस्ट में ये लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है पाकिस्तान में और स्टेट डिफरेंट है हुकूमत से, तो इसको ज़रा वजाहत कर दें कि देखिए ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये मेरा बुनियादी मसला है। देखिए मैं 3 दिन से लोगों को समझा रहा हूँ कि स्टेट अलग चीज़ होती है, गवर्नमेंट अलग चीज़ होती है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, आज भी है और हमेशा रहेगी। गवर्नमेंट आज किसी की है, गवर्नमेंट कल किसी की होगी। मगर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 1990 के बाद से, जिसको हम बहुत ज़्यादा जमहूरी दौर कहते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान में स्टेट ने ऐसे क़ानून बनाए हैं जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन को तबाह करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसको मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहता हूँ। मैं इसकी आपको 4 मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल इसकी है कि नवाज शरीफ ने प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लेकर आए 1992। ये एक्ट मैंने उस वक्त जब आया उस दिन से लेकर आज तक मैं 50 मजमून लिख चुका हूँ कि ये एक्ट पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और कैश को वाइट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप करोड़ अरबों रुपए कमाएं पाकिस्तान में रुपये में, उसको जाके एक्सचेंज कंपनी से डॉलर में कन्वर्ट कराएं, बैंक में जमा कराएं और बाहर भेज दें, और बाहर से वापस ले आएं। 111(4) में आपके पास एग्जेम्पशन है। कोई पागल ही होगा जो इसके बाद टैक्स देगा। आप मेरी बात समझे? जी बिल्कुल समझा, लेकिन आपने भी तो, आपने इस हुकूमत ने भी तो सर एमनेस्टी दे दी। बाकी वो 4 जी बाद में सर एमनेस्टी इसलिए देनी पड़ी ना सर, एमनेस्टी इसलिए देनी पड़ी कि आपने डॉलर को रक्षा वाले तक पहुंचा दिया। एमनेस्टी को मैं अलग एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट स्टेट और स्पॉन्सर करप्शन है या नहीं? आगे चले। आपके यहाँ प्लॉट की रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू 25% ऑफ रियल प्रॉपर्टी है। आपको पता है, मुझे पता है, हम सब प्लॉट खरीदते हैं, 75% पैसे बाहर देते हैं, 25% की रजिस्ट्री होती है। दुनिया के किस मुल्क में अब रजिस्ट्री पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? हम क्यों नहीं करते? ये आपकी स्टेट स्पॉन्सर करप्शन है या नहीं है? आपने इसहाक डार साहब के, नवाज शरीफ के ज़माने में ये डिफरेंशियल जो था, इसको आपने कहा इसको कोई नहीं पूछेगा, ये वाइट है। तो आप इसको स्टेट स्पॉन्सर करप्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप मुझे ये बताइए कि एक पाकिस्तान में कानून है जिसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम की जो वेल्थ स्टेटमेंट में आप क्रेडिट ले सकते हैं वो प्रोपोर्शनेट होगा जो एग्रीकल्चर टैक्स आपने दिया हो उससे। पाकिस्तान में किसी भी बड़े एग्रीकल्चर ने अगर रिकंसाइल किया हो तो मैं ये अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। ठीक है शब्बर साहब, सॉरी यहाँ एक छोटा सा सर वक्फा लेना है, एक वक्फा लेना है जरा, एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के फौरन बाद हम वापस आते हैं शब्बर साहब के पास। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं साबिक एफबीआर चेयरमैन शब्बर जैदी साहब से। और शब्बर साहब, सवाल आपसे ये है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं तो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आप जिस गवर्नमेंट में आए हैं उनका एक रिफॉर्म एजेंडा है, स्टेटेड रिफॉर्म एजेंडा। आप कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने 100% आपको सपोर्ट किया और आपने खुद बहुत स्टेप्स लिए थे, पर ज़ाहिर एक बैकलैश आई थी। तो माय पॉइंट इज कि अगर शब्बर जैदी इमरान खान की हुकूमत में एफबीआर और टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या इसका मतलब है कि रिफॉर्म हो ही नहीं सकता है इस मुल्क में? और क्लैरिफाई कर दूं, ये मैंने 4 स्टेप बताए थे ना आपको जी। इन सारी चीज़ों को नवाज शरीफ का पहला दौर, बेनज़ीर भुट्टो का दौर, मुशर्रफ साहब का दौर, और उसके बाद और नवाज शरीफ का दौर जो आया और बेनज़ीर का, इन चारों अदवार में इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं था। मैंने इन चारों गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। ये सिस्टम 110% उसी स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन के साथ कैरी करते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने उसको चेंज करने की कोशिश की?
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं इस पर 1-2 आर्टिकल भी लिखने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, कि इमरान खान ने स्टेटस क्यू को हिलाया है। इमरान खान ने फॉरेन करेंसी अकाउंट में एनटीएन होल्डर को डलवाया है। इमरान खान ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को सही किया है। सीएनआईसी को लेकर आया गया है। एग्रीकल्चर इनकम रिकंसाइल की जा रही है। ये वो इन चीज़ों का असर आपको आज नज़र नहीं आएगा, मगर ओवर द टाइम इन चीज़ों का असर नज़र आएगा। और मैं इमरान खान के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ इस वक्त कि इमरान खान ने कामयाबी नाकामी एक अलग सब्जेक्ट है, मगर उन्होंने स्टेटस क्यू को पाकिस्तान में हिलाया है और ये एक पाकिस्तान के लिए ज़रूरी बात थी। आप और मैं आज ये बात कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं कि स्टेटस क्यू के खिलाफ। आप मुझे बताइए, मैंने 2 छोटे से व्हाट्सएप किए हैं, पूरा पाकिस्तान इस पर क्यों परेशान है? पूरा पाकिस्तान क्यों परेशान है इस बात पे कि क्या हो गया? मैंने तो कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ के घर आ गया था। बात ये है, अच्छा अब सवाल आपका बिल्कुल सही है कि इमरान खान और मैं नहीं कर सके तो कौन कर सकेगा? वो बात दुरुस्त है, क्योंकि देखिए मैं अब इस बात नतीजे पहुंचा हूं कि एफबीआर में 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है जो उनकी एग्जीक्यूटिव मशीनरी को सही करने का है, दूसरा मसला है उनका पॉलिसी साइड का, जिसमें हम स्टेट स्पॉन्सर करप्शन को ख़त्म करें। मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि जी मुझे आप एग्जीक्यूटिव वाला फंक्शन मैं इस ब्यूरोक्रेसी के साथ हैंडल नहीं करना चाहता, ये मेरे बस का काम नहीं है, और मैं पॉलिसी साइड में आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपने जो बात की कि मैं क्यों आ गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी जो शायद आप लोगों को पता नहीं, मैं आज बता रहा हूँ कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक $480 मिलियन का प्रोजेक्ट लोन आ रहा है, जो कि कंप्यूटराइजेशन के थ्रू पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। मेरा ज़ाती व्यू है कि उस एफबीआर को आप कोई ऐसा आदमी हेड करे जो कि कंप्यूटर के से वाकिफ़ हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। मैं अपने आप को आईटी का नॉलेजेबल आदमी नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मैं एक पॉलिसी साइड का इंसान हूं, और अगर पॉलिसी साइड पे हम स्ट्रॉन्ग चलते रहें और हमारे साथ स्ट्रॉन्ग आईटी आए तो ये जो करप्शन और अफसरान हैं इनसे हमारा छुटकारा किसी एफबीआर रिफॉर्म से या पर्सनल रिफॉर्म से नहीं होगा। इसलिए उस वक्त जब ऑटोमेशन। शब्बर साहब, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था कि अगर आप पॉलिसी साइड देखें और जो डे टू डे ब्यूरोक्रेसी है वो कोई देख ले। आई मीन कोई ये तो नहीं कह रहा कि आपको आईटी एक्सपर्ट होने की जरूरत है, कंप्यूटराइजेशन अगर हो रही है, ये सारी चीजें हो नहीं सकती थी। आईटी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, मैं इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए $480 बिलियन का जो आईटी का प्रोजेक्ट आएगा, आप पाकिस्तान में प्रोक्योरमेंट के मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई चीज़ प्रोक्योर होती है तो उसके बाद उस आदमी को किन किन चीज़ों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। मैं इस ज़ाती तौर पे समझता हूँ। आपको लगा था कि नैब आ जाएगी? मैं आईटी की प्रोक्योरमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, और मैं अभी भी। अच्छा ठीक है, आई गॉट इट। शब्बर साहब, मैं शब्बर साहब, अभी आप प्रोग्राम के शुरू में तो कह रहे थे कि मुझे माफियाज ने, वेस्टर्न इंटरेस्ट ने जो है वो मजबूर कर दिया, मेरी किरदार कुशी ने, इसलिए मैं घर आ गया। फिर अब आप कह रहे हैं कि कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोग्राम है, मैं चूंकि कंप्यूटर से वाकिफ नहीं हूँ इसलिए घर आ गया। ये सी चीजें समझ में नहीं आ रही मेरी। नहीं, मैं आपको देखिए सब चीजें मल्टीप्लाई है ना। देखिए पहली बात तो किरदार कशी, दूसरी बात जब मैंने देखा कि ये जाती किरदार कशी कर रहे हैं, और अभी मुझे सुन ले मेरी बात, जब मुझे जाती किरदार कशी कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। अब जब $480 मिलियन का खर्चा होगा तो आप इमेजिन करें ये किरदार कशी कहाँ पहुंचेगी। आप इन दोनों को रिलेट करें ना बात को। बिल्कुल ठीक है। शब्बर साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो होता है जब आपसे तंग आ गए बिजनेसमैन, तो जाहिर है उन्हें बड़े घर का रुख किया और वो पिंडी चले गए, आर्मी चीफ साहब के साथ बैठे, वहाँ उनको अश्योरेंसेस भी कराई गई। उसके बाद से हमने देखा कि बिल्कुल जो कुछ हो रहा था वो ख़त्म हो गया। तो क्या ये भी एक फैक्टर है कि आपको लगा कि स्टेटस को वहीं का वहीं है? सर, मैं आपकी इस ऑब्जर्वेशन से 110% डिसएग्री करता हूँ। ओके। मुझे जितनी सपोर्ट बाजवा साहब की थी, शायद पाकिस्तान में किसी चेयरमैन एफबीआर को कभी नहीं मिली हो। आप जाके एनडीयू के सेमिनार्स की आप उनकी तकारीर सुन लें, और उन्होंने सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब बिजनेसमैन मिले थे बाजवा साहब से, वहाँ क्या हुआ? आप साथ थे जी, तो क्या हुआ? बिजनेसमैन ने तो अपने दुखड़े रोए वहाँ पर। सर मेरी बात सुने, मैं जब बिजनेसमैन उनसे मिले थे तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। अगर आपको उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, मगर आपको पता होगा कि एक साइड पे अशफीक शेख साहब बैठे थे, एक साइड में बैठा था, और साथ में हमाद अजहर बैठा हुआ था। ठीक है जी, आपको पता है। और पाकिस्तान के 70-80%
70, 80, 90 बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। और उस दिन मुझे मायूसी हुई थी। और आप अगर मुझसे पूछते हैं ना वसल्लम साहब के डिप्रेशन कब शुरू हुआ था, डिप्रेशन मुझे उस दिन शुरू हुआ था, बाजवा साहब के इंस्टेंस पे नहीं, बल्कि जो सामने बैठे थे उनका इंस्टेंस देख के। वो 60 आदमी, ये 65 आदमी जो बैठे हुए थे, उनको बाजवा साहब ने और हम लोगों ने बुलाया था कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और टैक्स कलेक्शन को आगे ले जाने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और में से चंद एक दो के अलावा सब ने अपनी जाती टुकड़े रोए, अपनी कंपनियों की बात की। किसी ने कोई, मेरे हिसाब से कोई प्रोडक्टिव आंसर नहीं दिया। मैं आपको एक कैटेगोरिकली कह रहा हूं। और मैं, किसी ने कहा कि करप्शन बहुत बढ़ गई है, तो उसके जवाब में बाजवा साहब ने कहा कि तुसी सारे नु सिखाई है, हुण तुसी कह रहे हो बढ़ गई है। तो आप क्या मतलब, मेरा ये परसेप्शन की बात है ना कि सारी दुनिया ये कह रही है कि मिलिट्री ने या बाजवा साहब ने उसको रुकवा दिया। ये बिल्कुल 100%, 1000% गलत बात है। तो सर अगर सब बातें सही हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो मसला हुआ। मुझे हैरत ये है कि मेरी जात का मसला नहीं है, मेरी जात को आप मुझे हैरत ये है कि बाजवा साहब जो ताकतवर तरीन इस मुल्क का आदमी है वो भी आपके साथ है, इमरान खान भी आपके साथ है, उसके बावजूद आप इतने बेबस थे कि बाहर निकल आए। कुछ बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, देखिए बात ये आपको वसल्लम साहब समझ आ जाएगी थोड़े दिन बाद, जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में किसके पास ताकत है और किसके पास ताकत नहीं है। ताकत सिर्फ बंदूक की या उसकी नहीं होती। तो पता है सर। ताकत आप ट्रेडर्स के साथ आप डील नहीं कर सकते बाय फोर्स। यानी आपको लेकिन शब्बर साहब, ये सारी बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको, आपको तो हमारे से बहुत बेहतर पता थी और पहले से पता थी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सर मेरी बात सुने ना, मैं ये कब अच्छा कह रहा हूं शब्बर भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और यही बात नुक्ता रखते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और शब्बर जैदी साहब से हम बात करें। शब्बर साहब, आपने कहा हर तरह की सपोर्ट है, बाजवा साहब की भी सपोर्ट है, इमरान खान की भी सपोर्ट है, तो फिर भी नहीं हो पा रहा, तो क्या माफियाज के हाथ में ही दे दें? क्या करें अगर कुछ भी नहीं बदलेगा तो? देखिए, मैंने आपको कहा मेरी जात की अहमियत नहीं रखती, बिल्कुल कोई और आके कुछ सही कर सकता है, उसको उसमें पॉलिसीज़ पे हमें करेक्शंस करने की ज़रूरत है। दरमियान में कोविड आ गया, इसकी वजह से हम उस पॉलिसीज़ को वाज़ेह तौर पे नहीं ला सके। मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जो बुनियादी ये परेशानी थी, उसमें एक परेशानी ये भी थी कि मैं अपने आप को इस्लामाबाद शहर के सरकारी माहौल से और सरकारी सियासी माहौल से मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोशल और ज़ाती बर्डन बन गया था। नहीं शब्बर भाई, आपने कम से कम खुद कह रहे 30 साल काम किया है मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, आपको आइडिया भी था कि सरकारी महकमे। देखिए मैं डे टू डे, मैं आपको एक बात बता दूं आज, और मैं आपको ये बात पब्लिकली कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा हैंडीकैप जो हमारे इस्लामाबाद के कैपिटल होने की वजह से वो ये है कि प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी तादाद, मैं आपको बहुत से नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे वजीर कानून साहब हैं, वो बहुत तंग होते हैं कराची और इस्लामाबाद की ट्रैवल में। मैं बहुत तंग होता था कि मुझे अपना सब कुछ छोड़ के कराची जाना पड़ता है। ये जो हमने एक आइसोलेटेड कैपिटल बनाया है, ये पता नहीं किस हमारी क्या सोच है, जो भी है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोफेशनल्स के वहाँ पे नहीं रहने का। देखें, हर मुल्क का एक माहौल होता है, हर मुल्क का एक कमर्शियल कैपिटल होता है। हमने ये जो एक आइसोलेटेड पहाड़ के कदामन में एक चीज़ बना ली है, ये पता नहीं किस तरह हमारे मेंटल सेटअप से लाइन अप हो सकेगी, ये एक अलग सब्जेक्ट है। मगर कमिंग बैक टू द मेन थिंग, अब बात ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब वापस आया था तो मैं अपनी एक बीमारी को सामने आया था। मैं अभी भी मौजूद हूँ, मगर मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं लूँगा कोई। और मगर मैं इमरान खान साहब को और बाजवा साहब को मैंने ये यकीन दिलाया है कि जिस किस्म की भी मेरी ज़ाती सपोर्ट है वो मौजूद रहेगी। मगर हम ये देखना चाहते हैं मोशिर साहब कि क्या बुनियादी स्टेटस क्यू में कोई दरार आई है, और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि अभी तक मुझे बहुत बड़ी दरार नजर नहीं आ रही है। आपके जाने के बाद जो है, आपके जाने वो के बाद शुगर स्कैंडल हो गया, गंदुम का स्कैंडल हो गया, प्राइसेस डबल हो गई, आपके सामने सब कुछ हो रहा है जो माफियाज कर रहे हैं।
और कोई कौन कुछ सा नहीं कर स्टेटस पा को रहा। हिला है फिर? देखिए मैं थोड़ा सा इस पे आपको एक और बात जी, बता जी। दूं, 2 मिनट। आपने अगर मेरा सेकंड व्हाट्सएप पढ़ा हो जी जी तो मैंने उसमें लिखा, देखिए ये शुगर का स्कैंडल हो गया, ये इसका स्कैंडल हो गया, ये शॉर्ट टर्म्स अप्स एंड डाउन हैं। मैंने उस सेकंड वाले मैसेज में ये लिखा था कि पाकिस्तान के मईशत के 5 बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिस पर पाकिस्तान में कोई डिस्कशन नहीं होती, और जब तक वो 5 बड़े सब्जेक्ट मईशत के हैंडल नहीं होंगे हम ये छोटी छोटी बातें करते रहेंगे। आपने अगर देखा हो, मैं दोबारा रिपीट कर जी देता जी हूँ। पहला मसला है गैर दस्तावेजी मईशत, दूसरा मसला है पाकिस्तान में कालाबाग डैम, तीसरा मसला है रीजनल ट्रेड विद इंडिया एंड अदर प्लेसेस। दुनिया का कोई इलाका तरक्की नहीं कर सकता जब तक रीजनल ट्रेड नहीं हो। चौथा मसला है पाकिस्तान का NFC अवार्ड, और उसके नीचे PFC अवार्ड जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन है, उसको आप सेटल नहीं करेंगे तो बेकार की सारी बातें हैं। और आखिरी बात जो है वो है एनर्जी की सेटलमेंट। अगर ये 5 सब्जेक्ट पर पाकिस्तान में डिबेट नहीं हुई तो ये माफिया और मगर ये 5 सब्जेक्ट तो एस्टेब्लिशमेंट को ठीक करने हैं ना। नहीं सर, ये एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इस पे। देखिए सर, ये भी हमारे मुल्क में एक बड़ा अजीब सा चीज शुरू हो गई है, हर चीज की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमट है। मैं पूछता हूँ, पाकिस्तान में बेशुमार थिंक टैंक हैं, ये मैंने 5 सब्जेक्ट बताए हैं, इस पे एस्टेब्लिशमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मगर कौम का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है कोई? नहीं है सर। कौम तो बेचारी देखती रहती ना, हर हुकूमत के सामने ही देखती रहती है कि सर क्या हो रहा है। रिफॉर्म उस वक्त तो नहीं आएंगे जब कौम पॉइंट ऑफ व्यू बनाएगी। रिफॉर्म उस वक्त आते हैं जब हुक्मरान पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी इंप्लीमेंट कराने के लिए अच्छे लोगों को बिठाती है जगहों में। मेरी बात सुन ले, कौम बेचारी नहीं है, कौम तो बेचारी, हाँ वोटर 10, 20, 18 करोड़ बेचारा है, मगर वो 2 करोड़ जिसको मैंने एमनेस्टी दी थी उनके एसेट जब आप देखेंगे ना फिर आप कहेंगे ये बेचारे तो सफिया हो गए ना सर, वो अवाम तो नहीं हुए ना। जी, मैंने किस चीज से बात शुरू की थी? ये एलीट कैप्चर है जी। एलीट तो कैप्चर, सर एलीट कैप्चर में तो फिर ये सारे के सारे ही शामिल है ना, जिसमें सर आप सुने, इस मुल्क में लेफ्ट की पॉलिटिक्स को, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं, मगर जब लेफ्ट की पॉलिटिक्स को दबाया जाए और राइट की पॉलिटिक्स को, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को लाया जाए और उसका कोई लगाम नहीं हो, तो फिर यही होता है माशरों में। सही बात, यही एक वक्फा ले लेते हैं सर, बस वापस आते हैं आप। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं साबिक FBR चेयरमैन शब्बर सैदी साहब से। शब्बर साहब, अभी आपने ब्रेक से पहले कहा था कि यहाँ पर हमने राइट विंग को फरोग दिया है, लेफ्ट की पॉलिटिक्स को दबाया। इस बात पर बहुत लोगों का सलाम आपको मिलेगा। कौन सी लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो आपकी नजर में पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में पिछले 20 से ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट छोटी हो। गवर्नमेंट 4 चीजों में कभी छोटी नहीं हो सकती, वो है प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी सिक्योरिटी। आप के नाम पर आपने पाकिस्तान की ये 4 बुनियादी वेलफेयर स्टेट को खत्म कर दिया है। ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स कह लें, आप इसे जो मर्जी पॉलिटिक्स कह लें, ये है पाकिस्तान का बुनियादी मसला। आप इंग्लैंड, अमेरिका, बताएं किस मुल्क के अंदर प्राइमरी हेल्थ सब्जेक्ट नहीं है गवर्नमेंट का? किस मुल्क के अंदर प्राइमरी एजुकेशन मुल्क का सब्जेक्ट नहीं है? किस मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ की आबादी के शहर कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की? सब्सिडी होगी, सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी दी जाएगी। ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की कहानी किसी और मकसद के लिए पेश की जाती है। इन 4 शोबों में मार्केट बेस्ड नहीं होता। इमाम जाफर सादिक ने कहा था कि अगर स्कूल, कॉलेज और मस्जिद, मदरसा और अस्पताल में जाने के लिए गेट देखना तबाह हो जाता है, हम उस तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये है लेफ्ट की पॉलिटिक्स जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स चलानी है तो फिर आप टैक्सेस दें। हम कहते हैं हमें टैक्सेस भी नहीं देने और हमें राइटिस्ट पॉलिटिक्स भी चलानी है। नहीं कर सकते जी। शब्बर साहब, तो इसका मतलब है कि फिर तो निज़ाम वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि इस हुकूमत में भी आके मज़ीद मजबूत हुआ है, क्योंकि ये हुकूमत भी जाहिर है इन प्राइमरी चीज़ों पे तो कुछ नहीं दे रही ना। देखिए मेरा देखिए अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई आपको, इसमें हमें अब गवर्नमेंट को के साइज को बड़ा करना है, छोटा नहीं करना। ये कहना कि गवर्नमेंट में कैपेसिटी नहीं है, ये गलत है।
ट्रांसपोर्ट लंदन में गवर्नमेंट चलाती है, अमेरिका में भी गवर्नमेंट चलाती है, पेरिस में भी गवर्नमेंट चलाती है। ये नहीं हो सकता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप प्राइवेटाइज कर दें, ये नहीं हो सकता कि सिविल हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता कि NICVT को आप कह दें कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। ये बीमारी कौन लेकर आया है हमें भी पता है, हम जानते हैं कौन लेकर आया है, मगर अब सवाल ये है कि इसको ख़त्म होना है, इसको हमें ख़त्म करना है। ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, इसको समझाना, इस समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और हमें इन बुनियादी 4 चीज़ों पर काम करना है। इसमें ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स कह लें, आप इसको ह्यूमन साइड कह लें। शब्बर साहब, जब आपकी बहैसियत FBR IMF की मौजूदगी में ये मुमकिन, किसकी IMF सर IMF देखिए, IMF बड़ा सही नुस्खा दे रहा है। IMF ने, देखिए मैंने आपको पिछली बात की ना कि IMF तो ये कह रहा है कि टैक्सेस लाएं, आप टैक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, या तो आप राइटिस पॉलिटिक्स करें तो टैक्स दें। देखिए, माशरे में इंसाफ कैसे पैदा होता है? इंसाफ इस तरह पैदा होता है कि आप अपना हक दें टैक्स का, और टैक्स प्रोग्रेसिव हो। ये इंसानी माशरे की तरक्की की बुनियाद है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें मैं प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं दूंगा और मुझे इंसाफ भी चाहिए। ये इंसाफ नहीं हो सकता माशरे में। ये नहीं टैक्स दे के, इंसाफ दे के बकरे करना और आप कुर्बानियां करना या सैलानी के थ्रू खाना खिलाना, इससे माशरे में इंसाफ नहीं आ जा सकता। शब्बर साहब, आप जैसे, हमारे जैसे सैलरीड क्लास, जिनको जो मजीद निचोड़ के हुकूमत टैक्स लेती रहती है, तो फिर मुझे बताइए ना, फिर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? कहाँ टैक्स बेस हमारी बढ़ रही है? देखिए, मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने जो आपको 4-5 चीज़ें बताई, जब मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ डाला, आपको पता ही, आप सब जानते हैं कि डिफेंस की प्रॉपर्टी के रेट कम हो गए थे, हुए थे ना, आपको अगर जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, कम हुए थे। जब मैंने CNIC पे हाथ डाला, मार्केट बंद हो गई थी। मैं आपको ये कहने की कोशिश करता हूँ, ये बात याद रखें, मेरी कम से कम मुझे टैक्स का एक्सपर्ट समझते हो, ये बात मान लें कि IMF की कोई ऐसी पॉलिसी टैक्स में नहीं है जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में है। अब हमें नहीं देना टैक्स, हमें नहीं डॉक्यूमेंट करना, तो हम रोज कहानियां पेश करते रहते हैं। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी नाकामी को कबूल करता हूं, और मैं समझता हूं मैं फेल हो गया, इसमें मुझे कोई कहने में आड़ नहीं है, मगर मैं फिर वही दोहराऊंगा कि हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, व्हाट अ डिलाइट। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।